नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि संवाद इंडिया मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में है, तो उसी संदर्भ में आज की हमारी चर्चा है संवाद इंडिया के मंच पर। जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और उनकी भूमिका को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता रहा है कि जयंत चौधरी से हमारी बातचीत हो रही है और वे हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन जयंत चौधरी लगातार विपक्षी दलों का जो गठबंधन समूह है इंडिया, उसकी बैठक में हिस्सा लेते रहे हैं। और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ साथ जो अन्य कमेटियां बनी हैं इंडिया समूह को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें राष्ट्रीय लोकदल के भी जो प्रतिनिधि हैं उसमें शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में यह तो पुख्ता बात हो रही है कि जयंत चौधरी इंडिया के साथ रहेंगे, गठबंधन के साथ, और वे बीजेपी के साथ अभी जाते कहीं दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन तमाम तरह की जो चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, तो उस संदर्भ में राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता आज हमारे साथ हैं। वह बताएंगे कि आखिर जयंत चौधरी का जो राजनीतिक रूप से जो वर्तमान स्थिति है वह किस तरह की है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि राष्ट्रीय लोकदल की जो भूमिका है वह बीजेपी को कितना कितना नुकसान दे सकती है, या बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा राष्ट्रीय लोकदल के विपक्षी खेमे में रहने से। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल इस चर्चा में जुड़ा हुआ है। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी जी हैं, जो लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े बारीकी उनका अध्ययन है और अनेक वर्षों से देखते आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी महत्वपूर्ण है उसको भी बखूबी जानते हैं। तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय लोकदल की जो वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वह बीजेपी को कितना नुकसान दे सकती है। वहीं हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रवक्ता है सुरेंद्र शर्मा जी, वे हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। वह बताएंगे राष्ट्रीय लोकदल की जो राजनीति है वर्तमान में वह किस दिशा में जा रही है, और इंडिया समूह के अंदर उनकी जो उपस्थिति है जयंत चौधरी की लगातार, उसके क्या मायने हैं। तो सबसे पहले मैं सुरेंद्र शर्मा जी से शुरुआत करता हूँ कि सुरेंद्र शर्मा जी, जो वर्तमान स्थिति है राष्ट्रीय लोकदल की, जयंत चौधरी की राजनीति को अगर देखें, वह लगातार इंडिया समूह की बैठक में शामिल हो रहे हैं और अपनी बड़ी मजबूती से उन्होंने वहां पर उपस्थिति दर्ज कराई है। और राष्ट्रीय लोकदल के चेहरा होने के नाते, उनके नेता होने के नाते, उनके प्रमुख होने के नाते जयंत चौधरी की भूमिका राजनीतिक तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के राजनीति में बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, जब बीजेपी की तरफ से चर्चाएं आती हैं, खबरें आती हैं कि जयंत चौधरी से उनकी बातचीत हो रही है, वह हमारे साथ आ सकते हैं। भाई जयंत चौधरी ने स्पष्ट मना किया है और वह इंडिया समूह की बैठक में शामिल होते रहे हैं। तो विपक्षी दलों के गठबंधन में जयंत चौधरी की उपस्थिति से पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति किस स्तर तक प्रभावित होगी, आपका क्या आकलन है? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जो है नमस्कार करना चाहता हूँ। भाई जोशी जी को, मैं बड़े भाई हैं, उनको बड़ा सादर प्रणाम है। मैं कहना चाहता हूँ प्रशांत जी, देखिए ये तो अफवाह टाइप की बीजेपी फैलाती है कि वो जयंत चौधरी जी लोकदल को हमारे साथ जोड़ रहे हैं, या हम लोकदल जो है जयंत चौधरी बीजेपी में जा रहा है। ऐसा कोई संबंध हमारा कभी नहीं रहा, अभी से नहीं। अगर आप विचार करके देखें, जब विधानसभा चुनाव हुए थे तभी भी काफी इन्होंने मशक्कत करी थी। तो प्रशांत जी, विधानसभा चुनाव की अगर बात देखें आप, तो विधानसभा चुनाव के समय में भी देश के गृह मंत्री ने एक जाटों की एक बैठक बुलाई थी वर्मा जी के आवास पर। उसके बाद भी काफी दबाव बनाया था, काफी रिक्वेस्ट करी गई थी जयंत चौधरी जी से कि वो हमारी पार्टी में आकर, बड़ा प्रलोभन दिया था। लेकिन प्रलोभनों को ठुकराते हुए चौधरी जयंत सिंह ने केवल वो राजनीति की है जो सदियों पुरानी चौधरी चरण सिंह के जमाने की राजनीति हमारी होती थी, जो हमारा जो एक कॉम्बिनेशन था उसको हम आगे बढ़ा के ले चले हैं। और आज भी स्पष्ट रूप से बड़े ईमानदारी के साथ हम कहना चाहते हैं कि जयंत चौधरी जी सिर्फ इंडिया वाले गठबंधन में है, उसी में उनकी हम लोग बिल्कुल सक्रिय रूप से उसी में अपना काम कर रहे हैं, और आखिर तक उसमें रहेंगे। देखिए, हम चूंकि राजनीति करते हैं किसानों की, मजदूरों की, और जो है गरीबों की, और वो गरीब आज की तारीख में अगर आप देखा जाए तो 60-65% जो है जनता, जो किसानगिरी की जनता है। हम सिर्फ राजनीति उन लोग करते हैं। अब आप देखिए कि हमारा, ये भी मैं बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में, आपने पूछा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश गेट है इंडिया का, यानी कि दिल्ली को जाने का गेट जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप लेकर आगरे से लेकर सहारनपुर तक, ये पूरी बेल्ट में जो है आप देखें कि आपके बाद जो एनडीए गठबंधन का निश्चित रूप से सफाया होगा। कोई ऐसी बात नहीं बनेगी जिसमें एनडीए जो है सक्सेसफुल हो जाए। अब से अगर 2 महीने पहले हम लोग चर्चा करें, मैं अभी बताना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले एक तरफा चुनाव था। एक तरफा ये मानते थे लोग बात के बीजेपी जो है काफी सशक्त, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 महीने बाद
जैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल जी ने यात्रा की थी, पद यात्रा भी की थी, तब से जो है समीकरण बदलने शुरू हुए, और जो ये इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई है उसमें शुरुआत हुई है, लेकिन बेंगलोर वाली बैठक से ये मूर्त रूप जब लेना शुरू करा, तो मैं मानता हूँ कि एनडीए गठबंधन के, यानी कि मैं तो वर्तमान सत्ताधारियों के पैर उखड़ गए हैं, और आज वो अनाप शनाप उनकी जो आईटी सेल है वो फर्जी खबर फैला रही है हमारे संबंध में, औरों के संबंध में भी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, हम बिल्कुल जमे हुए हैं, और हमारी भागीदारी निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन में है, और हम इस इंडिया गठबंधन के बहुत सशक्त दावेदार होंगे। हम गेट को मजबूती से जो कवर करेंगे, जो इंडिया की जो दिल्ली वाला गेट है, जो दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे हम, तो हमारे गेट से गुजरेंगे और हम गेट पर बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। निश्चित रूप से अब की बार हम बता देंगे कि हम कितना सशक्त रूप से जो है निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक बड़ा गठबंधन है। अब जाटों का हमारे पास कॉम्बिनेशन है, प्लस हमारे पास मोमदन कॉम्बिनेशन है, जो मुसलमान कहते हैं, मजदूर हमारे साथ है, और नौजवान हमारे साथ है। तो ये हमारी राजनीति स्पष्ट है। आप अगर इसका उदाहरण देखा, आप देखिए इसका, हमने जब किसान आंदोलन चला था देश में, दिल्ली में चौधरी जयंत सिंह लगातार बार बार उन जो किसान आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं, बार बार वहां पर समर्थन देने जाते रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे हाथरस कांड आपने देखा होगा, हाथरस कांड में किस तरह से बर्बरता पुलिस ने जयंत चौधरी के ऊपर की थी, उसके ऊपर हमने कितनी लाठी खाई थी हमारे नेता ने। इसके बाद आप देखिए कि लखीमपुर खीरी कांड में कई, मैं समझता 10 मील पैदल चलने के बाद भी चौधरी साहब वहां पहुंचे थे जहां कोई पहुंच नहीं पा रहा था। हमने क्या नहीं, आप देखिए कुछ दिन पहले आपने देखा हमारी बेटियां, जो पहलवान बेटियां, उनके साथ क्या बदतमीजी होती, वहां भी हमने पूरा समर्थन किया है। अब आप देखिए नौजवानों के लिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नौजवानों के लिए जो अग्निवीर योजना थी उसका विरोध हमने पहले दफा किया था, कि हम जानते हैं कि फौज में कौन जाता है, जाटों के बच्चे ज्यादा जाते हैं, हमारे बच्चे ज्यादा जाते हैं, लेकिन हमने पूरा विरोध करा कि 4 साल की नौकरी में क्या है। आज नौजवान परेशान है, आज बेरोजगारी का आलम यह है कि पूछो मत। तो स्थिति इस कदर खराब है कि हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मत है, स्पष्ट हमारा विचारधारा के हम जो जुड़े हुए हैं इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं, और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से बहुत तेजी के साथ कामयाब होगा। हम गारंटी से कहते हैं कि एनडीए को बुरी तरह से आपकी बात हार जाएगा। और अगर आप आज की तारीख में भी देखा जाए तो आप देखें कि 60-40 के रेशो पर खड़े हैं। जो एनडीए का जो मूल गठबंधन था, आप उसमें जरा गौर करिए, एनडीए के मूल गठबंधन में कभी चंद्रबाबू नायडू उनके संयोजक हुआ करते थे, कभी पंजाब वाले जो व्यापारी दल उनके सहयोगी होते थे, कभी जो है बिहार वाले जो मुख्यमंत्री हैं इनकी पार्टी जो है उनके वो इसके होते थे, ममता बनर्जी उनकी वो थी। आज सब उनके विरोध में, उन्होंने जरूर 38 लोगों को बना के गठबंधन बनाया है, लेकिन 38 लोगों में आप देख चिराग पासवान दो दो एक ही उसके दो कर दिए फाड़, उन्होंने उसको 2 पार्टी बना दी, इस तरह से बना रहे। लेकिन अगर वोट और परसेंटेज देखा जाए, जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, जो हमारा गठबंधन प्रतिनिधित्व करता है, वो निश्चित 60% में है, और वो आज भी 40% है। जी जी जी, काफी सारे विषय आपने बता दिए इसमें, किस तरह से गठबंधन की आपने जयंत चौधरी की जो भूमिका है उसको लेकर तमाम तरह की बातें कही हैं। तो हरिशंकर जोशी जी के पास आता हूँ। हरिशंकर जोशी जी, आपको क्या लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप बखूबी जानते हैं और लगातार अनेक वर्षों का आपका अध्ययन भी है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। अगर हम बात करें पिछले लोकसभा चुनाव के 2014 का हो चाहे 2019 का हो, उसमें राष्ट्रीय लोकदल को कोई खास सफलता नहीं मिली, और जो उनके सबसे बड़े नेता हैं चौधरी अजित सिंह जो थे, जो बड़े नेता थे जयंत चौधरी जी खुद, दोनों लोकसभा चुनावों में उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर, वर्तमान संदर्भ के अंदर, क्या राष्ट्रीय लोकदल पुरानी जो उनकी पकड़ थी उसको पुनः स्थापित कर पाएगा केंद्रीय राजनीति के अंदर? और जो गठबंधन के अंदर जो इंडिया समूह का गठबंधन है उसमें जयंत चौधरी की भूमिका को लेकर आप क्या समझते हैं कि पूरी बेल्ट के अंदर, पूरी जाट बेल्ट जो कही जाती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति कही जाती है, उसमें जयंत चौधरी कितना बड़ा असर डाल सकते हैं? हरिशंकर जोशी जी। प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा क्षमा याचना के साथ कि भविष्य में क्या होगा, जयंत चौधरी कितना असर डाल पाएंगे, और 2024 तक आते आते क्या परिस्थितियां होंगी, क्या मुद्दे रह जाएंगे, उसके बारे में अभी थोड़ा जल्दबाजी है कुछ भी बोलना। और ना मैं कोई भविष्यवक्ता हूँ कि इस संदर्भ में ये बता सकूं दावे के साथ कि ये होने जा रहा है। हाँ, एक तटस्थ पत्रकार की हैसियत से इतने दिन मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह जगह धूल फांकी है,
तो मैं एक बात अच्छे से जानता हूं कि एक कहावत है इस पूरी बेल्ट में, और ये पॉलिटिकल है, इसको सब लोग मानते हैं कि जिसके साथ जाट उसी के ठाठ। तो जाट जिसके साथ हैं उसके ठाठ हैं। ये एक मुहावरा भी है, कहावत भी है, और काफी हद तक यथार्थ भी है। 2014 का जो चुनाव लोकसभा का आपने जिक्र किया, वो 2013 के दंगों की पृष्ठभूमि में हुआ था, और तब जाट और मुस्लिम आमने सामने थे। या आप कह सकते हो कि हिंदू मुस्लिम जो दंगा हुआ था, मैं उसे हिंदू मुस्लिम दंगा कम और जाट मुस्लिम दंगा उस वक्त ज्यादा मानता हूं। और वो जिन परिस्थितियों में वो हुआ और उसके पृष्ठभूमि में जो 2014 के चुनाव हुए, उसमें जाट एक तरफा बीजेपी की तरफ चला गया। इससे पहले जाट कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह से नहीं गया था जिस तादाद में 2014 में गया। और उसकी एक वजह ये भी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अ, जो दंगे हुए उसके बाद उसको जिस तरीके से अपनी चुनावी फसल उस पर उगाई, उसमें बाकी के दल, मुख्य दल समाजवादी पार्टी था और राष्ट्रीय लोक दल था, ये अक्षम रहे। चौधरी चरण सिंह ने, वो किसानों के मसीहा थे कहे जाते हैं, उन्होंने जो राजनीतिक विरासत खड़ी की दी अजीत सिंह को, उन्होंने एक बहुत मतलब राजनीतिक संपदा इकट्ठी की आम जन के प्यार के रूप में। किसानों से जो उन्हें प्रेम मिलता था, वो अजीत सिंह उसे संभाल कर नहीं रख पाए। इसे कहने में मुझे कभी भी कोई हिचक नहीं होती। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों में जाना इसलिए व्यर्थ है क्योंकि अब चौधरी अजीत सिंह इस दुनिया में नहीं है, और हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि जो बीत गया सो रीत गया। ये अब जयंत के पास में कमान है, और जयंत में ये बात सही है कि बहुत सारे गुण जो हैं वो अपने दादा वाले झलकते हैं, और उसके अलावा वो बहुत सहृदय और स्पष्ट सुस्पष्ट व्यक्ति हैं, और आम कार्यकर्ता के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। पब्लिक के साथ भी वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं। और दूसरा, उनकी जो छवि है उस पर कोई अभी तक ऐसा दाग धब्बा नहीं है जिसको देखकर उनके बारे में ये कहा जा सके कि साहब ये अ, जयंत चौधरी अपने पिता की राह पर हैं। और एक चीज और है कि जयंत के बारे में मैं ये भी, मेरी धारणा है कि वो इधर से उधर और उधर से इधर कूदने में विश्वास नहीं रखते हैं। पिछले दिनों और पिछले विधानसभा चुनावों में भी बड़ी कोशिशें की बीजेपी ने आरएलडी को साथ लेने की, और अभी भी कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उन पर अटैक नहीं करता है। आप देखेंगे ध्यान से, अगर आप अ, चाहे वो केंद्रीय नेता हो, अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी केंद्रीय ही नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जयंत के लिए कभी भी कोई डायरेक्ट अटैकिंग नहीं करता है, क्योंकि वो इस कोशिश में लगा रहता है कि जयंत किसी तरीके से हमारे साथ आ जाएं। और जयंत आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की 2024 की राह जो है वो बहुत सुगम हो जाएगी, और उनके सामने चुनौतियां नगण्य हो जाएंगी। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जयंत ने पिछले दिनों इसका बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा, बोले जो लोग ये कहते हैं वो ये नहीं जानते कि जयंत बहुत जिद्दी है, और जो एक बार निर्णय ले लेता है उस निर्णय पर अडिग रहता है। और फिर उन्होंने धौलपुर की एक जनसभा में कहा कि हम किसान हैं। भले ही उन्होंने, उनकी परवरिश इस तरीके की है कि कभी किसानी ना की हो उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा, लेकिन रगों में जो उनके भावनाओं में जो चीज बहती है वो किसानियत तो बहती ही है, ये मान लेना चाहिए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह के वो अ, बारिश हैं उनकी सल्तनत के। तो उन्होंने कहा कि हम लोग किसान हैं, और हम लोग चटनी रोटी खाने में बड़ा
आनंद लेते हैं। और मिष्ठान की तरफ कभी बहुत लजीज पकवान हो उसकी तरफ देख के हमारी इच्छा नहीं होती, लपकते नहीं हैं हम उसकी तरफ। हमें हमें जो संतोष जो है वो दाल रोटी चटनी रोटी में आता है, वो आनंद हमें कहीं नहीं आता है। और कभी मिष्ठान मिल गया तो हमने चख लिया, खा लिया, परहेज नहीं है। तो इसका सीधा-सा उन्होंने जो इशारा किया, वो उनका इशारा साफ था बिल्कुल। और कहा कि उनका इशारा था कि हमें जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं, वो प्रलोभन हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। तो एक बात ये स्पष्ट है कि जयंत आज की तारीख तक उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है और ना ही वो किसी झांसे में आने वाले हैं। और मुझे जहाँ तक मैं उनको लगातार देखता हूँ, वो सौम्य व्यक्ति हैं। वो किसी भी स्थिति में वहाँ जाएँगे नहीं और वो इसी इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे। ये कयास जो है वो एक मीडिया जो है मेन स्ट्रीम का मीडिया है, वो घड़ता है और उस तरीके की स्टोरियाँ प्लांट की जाती हैं। और जो मतलब की बात होती है वो अगर कोई बयान होगा तो उतना दिखाया जाता है जितना उनकी ज़रूरत है, जिससे उनके आकाओं का क्योंकि नेशनल मीडिया के आका कौन है सब जानते हैं, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है। तो वो अलग तरीके की है लेकिन वो जाने वाले नहीं है। अब मैं फिर से वापस 2014 के चुनाव में आता हूँ। 2014 के चुनाव के बाद जब 2019 में चुनाव हुए, तो उस वक़्त पुलवामा हुआ था। पुलवामा की घटना को उन्होंने सीधा राष्ट्रभक्ति और देश की सुरक्षा और इससे जोड़कर अ, पूरा अपने पक्ष में अ, बीजेपी ने एक माहौल बनाया और पूरी तरीके से उन्होंने उसको पूरा चुनाव जो है वो पुलवामा पर एक तरीके से लड़ा गया। हालाँकि पुलवामा के बारे में अब उन्हीं के गवर्नर जो उस वक़्त गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो क्या-क्या कह चुके हैं, क्या-क्या कह रहे हैं और उनकी जो बातें हैं वो सबके सामने है, उसे दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पुलवामा में भी 2019 में 9 सीटें ऐसी थीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कम हुई थी। यानी कि 2014 में जो चुनाव हुए वो दंगे की पृष्ठभूमि में थे और तब और 2019 में जो चुनाव हुए वो पुलवामा की पृष्ठभूमि में थे और बहुत मजबूत थे। बेस्ट चुनाव मान सकते हो बीजेपी के। तो ये उसमें भी सीटें कम हुई थी। अब 2024 में स्थितियां थोड़ी सी भिन्न हैं। पहली बात तो ये है कि अगर हम जाति धर्म इसको इतर रखकर देखें तो आम आदमी जो है वो काफी परेशान है। और वो परेशान इसलिए है कि उसकी जेब में छेद है और वो लगातार छेद जो है बढ़ता जा रहा है। उसमें उसके पास जो वो कड़ी मेहनत करके या जो भी कारोबार करके जो उस जेब में लेकर आता है, वो उस छेद से घर आते-आते या घर पर पहुँचकर बड़ी जल्दी सरक जाता है, निकल जाता है, टिकता नहीं है क्योंकि जेब में छेद इतना है। अभी आप देख लीजिए जो गृहिणियां हैं वो भी इस बात से परेशान है कि उनकी किचन के एक्सपेंसेस कितने बढ़ गए हैं। 3 से 4 गुना एक्सपेंसेस इन दिनों में उनके बढ़े हुए हैं। और जो जीरा 300 रुपये 250 रुपये किलो हुआ करता था वो अब 3 गुने दामों पर पहुंच गया है। अब टमाटर विमाटर की तो सीजनल चीजें हैं, ये घटती बढ़ती रहती हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाता। हालांकि प्याज की मुनाफाखोरी जो है और प्याज के जो माफिया हैं उसको कुछ लोग समझते हैं कि वो उसके पीछे किस तरीके का स्टॉकिंग और कालाबाजारी होती है और कृत्रिम तरीके से दाम बढ़ाए जाते हैं और उसमें भारी मुनाफा कमाया जाता है। और वे लोग कौन है, किससे कनेक्ट हैं, ये भी दोहराने की जरूरत नहीं है। युवा आज बेरोजगार है। तो ये बेरोजगारी है, महंगाई है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिसके बारे में ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि जीरो जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस है। उस उत्तर प्रदेश में अपराधों की आप संख्या और उसके जो छपने वाली और ना छपने वाली खबरें जो हैं या सिर्फ दर्ज एफआईआर पर के आधार पर आप आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो
स्थिति है वो बहुत खराब है। सिर्फ दिखावटी कार्रवाइयां बुलडोजर की यहाँ पर की जाती हैं, जी, जो कि अपने विरोधियों के प्रति या उनके प्रति जिनसे उनके वोट बैंक में इजाफा होता है, एक सेंटिमेंट जगाने के लिए वो कार्रवाइयां होती हैं। वरना देखिए लखनऊ में अभी एक केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पर, वो उस घर में नहीं रहते थे, वो घर में बेटा और उसके कुछ दोस्त रहते थे, वहां पर एक हत्या हो गई उसके दोस्त की, केंद्रीय मंत्री के बेटे की दोस्त है, और वो हत्या बेटे की पिस्टल से हुई। और उसके बाद मंत्री जी ने कहा कि वो बेटा मेरा बाहर था। थोड़ी देर बाद फेसबुक पर उस बेटे ने हवाई जहाज में बैठे हुए अपने फोटो और टिकट के फोटो डाले कि वो वहां नहीं था। लेकिन सवाल ये उठता है कि बेटा पिस्टल खुले में छोड़कर क्यों गया था? और जो उस के आरोप लग रहे हैं, उसके घर वालों ने, उस 24 साल का वो लड़का था, तो वो आरोप जो लग रहे हैं वो क्या है? पुलिस ने कहा वहां पर जुआ और शराब का अड्डा बन गया था वो घर। तो इन सब स्थितियों में जब इतना सब कुछ हो गया था, तो फिर बुलडोजर उस मकान पर भी चलना चाहिए और कार्रवाई उस पर भी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी आप घटनाएं देखेंगे, जिस तरीके से मुलायम सिंह, वो सॉरी, अखिलेश सिंह के राज में बुलंदशहर में एक रेप की, सामूहिक रेप की घटना हुई थी, उस पर मीडिया ने तूफान खड़ा कर दिया था। हालांकि 2 दिन बाद ही वो अखिलेश खुद उसमें मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनको पकड़ लिया गया, वो पूरा घटना खुली। और ये भी बात सही है कि हर घटना पर पुलिस मौजूद नहीं रह सकती, हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, पुलिस की भी अपनी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि वो मतलब पर्सन टू पर्सन कोई निगहबानी नहीं कर सकती, रक्षा नहीं कर सकती। लेकिन वो सही ये बात तो है। कर सकती है, अगर किसी के पास में लगातार धमकियां आ रही हैं, उसको कहा जा रहा है तो उसके संज्ञान ले लें। लेकिन वो संज्ञान तभी होता है जब काम हो चुका होता है। महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख रहे हैं कि क्या है। पुलिस बेलगाम है। अभी आपने वकीलों के मामले में देखा, हापुड़ में देखा और जगह देखा, वो तो वकील थे और उनकी बारे में, वो कोई सी भी सरकार हो, जब वो सारे वकील आ जाते हैं तो सरकार हमेशा बैकफुट पर आती है। लेकिन जी, जी, आपने देखा और भी मामलों में अगर आप देखेंगे तो जो पूरे शासन पर जो सबसे ज्यादा है वो पुलिस उस पर हावी है। शायद ये हो कि पुलिस अगर इसलिए निरंकुशता भी लगातार बढ़ रही है, बहुत सारे पीड़ित घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में एंटी इनकम्बेंसी चारों तरफ है, केंद्र के प्रति ज्यादा है, उत्तर प्रदेश के प्रति फिर भी अभी योगी जी का जलवा अभी तक बना हुआ है। वो जी, जी, एक अलग विषय है, क्यों बना हुआ है, क्या बात है। लेकिन केंद्र के प्रति बेरोजगारी, महंगाई और तमाम सारे जो मुद्दे हैं उसमें वो बहुत है। तो ऐसी स्थिति में 2024 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और वोट पाना किसी भी पार्टी के लिए और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। अब अगर हम इसे जातिगत गणित में देखें तो जयंत की सहारनपुर, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा और इस तरीके से मुरादाबाद, संभल, ये इस तरीके से कुछ सीटें हैं जो जो उनके प्रभाव क्षेत्र में आती हैं। करीब इन जिलों में जितने भी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उसमें उनकी मजबूत स्थिति बनती है, क्योंकि 16-17% के आसपास जाट वोट है। और बाकी इसमें अगर दूसरा वोट क्लब कर जाता है, इसमें अगर दलित क्लब कर जाए या कोई ओबीसी कर जाए या इसमें मुस्लिम वोट क्लब कर ही जाएगा, ये बात तय है। तो वो उनका वहां पर एक बड़ा वजूद बनता है। और उन्हें मालूम है कि अगर जैन आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं तो हो सकता है एक चुनाव के लिए उन्हें मिल जाए, भविष्य में उनकी हालत ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसी होने वाली है। इसलिए वो जी, समझदार व्यक्ति हैं और वो नहीं जाएंगे। जी। जी, बिल्कुल। बहुत जी सारे आपने प्रशांत जी। पॉइंट बताए, जैसे कि बहुत सारे आपने पॉइंट उठाए कि किस तरह की जो पश्चिम उत्तर की राजनीति है प्रभावित होती है।
और लगातार ये चर्चा ज़रूर है कि जो जयंत चौधरी का जो रोल है वह आने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं सुरेंद्र शर्मा जी के पास आता हूँ। सुरेंद्र शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि जैसे हरिशंकर जोशी जी ने कहा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो राजनीतिक समीकरण है, जातिगत समीकरण है, उसमें जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें कि जो चंद्रशेखर रावण है, वह दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका जयंत चौधरी के साथ एक अच्छा ही समन्वय है। वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ भी उनका लगातार गठबंधन जारी है। ऐसे में कांग्रेस के साथ ये जो समीकरण बन रहे हैं, तो कांग्रेस की जो भूमिका है, उससे क्या गठबंधन मजबूत और हो रहा है और बीजेपी की चिंता बढ़ा रहा है? यही कारण है कि लगातार जयंत चौधरी को लेकर बीजेपी की तरफ से कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं कि उनकी जो सहभागिता है गठबंधन में, कहीं न कहीं शंका के दायरे में रहे। तो क्या आप महसूस करते हैं इस बारे में कि जयंत चौधरी को लेकर तमाम तरह की चर्चाओं के पीछे क्या खेल है आखिरकार? देखिए प्रशांत जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बीजेपी के इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर हवा उड़ी हुई है, ये ईमानदारी है। अभी नहीं है, विधानसभा चुनाव में भी उड़ी हुई थी हवा उनकी। उनका कोई बहुत ज्यादा उन्हें बड़े चुनौतीपूर्ण तरीके से ये स्थिति अब उनके सामने है और वो बार बार ये प्रयास में है कि किसी तरह जयंत चौधरी को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं। उनका आईटी सेल ये इस तरह की अफवाह फैलाता है, इस तरह की स्टोरी फाइल करता है फर्जी के जयंत चौधरी से हमारी बात हो जाए, ये हो जाए। लेकिन सच्चाई तो ये है, आज माहौल, आज परिस्थिति बदली हुई है राजनीति। मैंने बताया था कि पिछले 3 महीने से जो बदलाव आया है राजनीति में, आप जोशी जी भी जानते हैं, पिछले 3 महीने से जब तक ये इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, तब से जो बदलाव की ब्यार जो भई है, वो निश्चित रूप से इनको उड़ा के ले जाए। ये बिल्कुल इनके होठ उड़े हुए हैं। ये इस समय समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा। अब ऐसा नहीं है कि वो महंगाई को नहीं मानते। अगर महंगाई को वो बीजेपी न मानती, सत्तारूढ़ न मानता, तो 200 रुपए सिलेंडर कम करने की, यानी 9 साल तक लूटने के बाद 200 रुपए सिलेंडर कम कर दिया। वो सिर्फ ये समझते हैं कि महंगाई तो है, महंगाई तो हमारे पैर उखाड़ ही रही है। आज भी अगर आपने देख लिया, जो जिस योजना के तहत इन्होंने जो सिलेंडर बांटे थे फ्री इन महिलाओं के लिए, उनमें से एक बार जो इन्होंने फ्री दिया, उसके बाद कम से कम भी 3/4 ने अपने सिलेंडर भरवाए नहीं दूसरी बार भी। कम से कम 3/4 ने, 1/4 ने जरूर दूसरी बार भरवाए, लेकिन 3/4 ने तो भरवाए नहीं है। आज हालात, महंगाई इस कदर है कि गरीब आदमी पिस रहा है, नौजवान बहुत परेशान है। और जहां तक सवाल आपने मुझसे पूछा कि कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस की सशक्त भूमिका है। गठबंधन में कौन रहेगा क्या रहेगा, वो बढ़ेंगे या घटेंगे ये तो अलग बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस निश्चित रूप से वो सशक्त है और आने वाला समय निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का है। और कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो रहेगी। जो कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, उसकी हर स्टेट में उसकी अपनी अपनी एक वजूद है, बहुत अच्छा वजूद है। अगर अगर कोई इस समय बीजेपी अगर खोप है, तो सबसे ज्यादा खोप ही राहुल गांधी का है। जो आप समझे कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं राहुल गांधी ने, इनके इंडिया गठबंधन के जो राहुल नेता है, उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, वो लोकसभा में भी उनको जवाब नहीं बनता है। आप समझिए कि प्रधानमंत्री महंगाई का मैं नहीं कहना चाहते, मणिपुर का मैं कहने को तैयार नहीं थे। क्या मणिपुर की घटना से कोई हम मुंह मोड़ सकते हैं? क्या वो देश का हिस्सा नहीं था क्या मणिपुर की घटना भी? अब आप समझिएगा, जो जिस तरह की बात करते थे, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वहां महिला सुरक्षा की पोल खुली है बुरी तरह से। और आप महंगाई की मैं नहीं बोलना चाहते, महंगाई तो अब बोला मैं, जब जब उसके जो उन्होंने कम करा, वो समझ गए महंगाई मुझे मैं बोलना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट आना नहीं चाहते हैं। ये जो बिल्कुल जो ये रावण की तरह जो जिद करके बैठे थे, वो भाई मुझे जाना ही नहीं है, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं। पार्लियामेंट है भाई, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको जवाब देना हो देश की जनता के प्रति। प्रधानमंत्री की जवाबदेही है, वो जनता का जवाब दे। आप समझे, अडानी मामले में बिल्कुल शांत है। अभी तो उनके भाई साहब समझिए कि घोटाले खुलने शुरू हुए हैं। जब घोटाले खुलने की अब नौबत आई है, जब शुरू होंगे तो पता चलेगा उन्हें कितने पानी में है। ये निश्चित रूप से हमारा गठबंधन बहुत मजबूत रहेगा और जयंत चौधरी की भूमिका बहुत सशक्त रहेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम बहुत तेजी के साथ और बहुत अच्छा हम करेंगे, हर तरह से हम काफी मजबूत रहेंगे। इस बार जो है जयंत चौधरी की काफी मजबूत भूमिका होगी और काफी अच्छी सशक्त सीट है। यानी मैं समझता हूँ कि 12 से 15 सीट ऐसी होंगी जो पश्चिम में, जिन पर जयंत चौधरी का सीधा असर पड़ेगा। कम से कम 15 सीट पर जयंत चौधरी सीधा असर गिरेगी अब पश्चिम उत्तर प्रदेश की। तो जयंत चौधरी का निश्चित रूप से ना हम इधर जाएंगे, हम सिर्फ एनडीए इंडिया गठबंधन के एक हिस्सेदार है, एक भागीदार है, और हम निश्चित रूप वहीं रहेंगे। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतने की स्थिति में दूर दूर भी नहीं होगा, बहुत दूर दूर भी नहीं होगा। काफी बड़ी हानि के साथ वो गुजरेंगे।
जो अभी वो उनको ये साफ दिखा दे रहा, वो उन्होंने मिड सेशन मतलब जो बिना उसके तो सेशन बुलाया है, जिसके के बहुत अभी जल्दी जल्दी हम बुलाना चाहते हैं, उनका कुछ इरादा अच्छा नहीं है इसमें, वो अपना कुछ खेल खेलना चाहते हैं, देखिए सर क्या होता है। तो ये स्थिति है जी। सुरेंद्र शर्मा जी, चर्चा हो रही है कि क्या जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं? क्या खबर है आपके पास? क्या देखिए अभी इसमें पार्टी हाई कमान निर्णय लेगी कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। अभी अभी तो ये पहले सीट शेयरिंग का मामला हो रहा है, सीट क्या सीट मिलेगी, कितनी सीट मिलेगी, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, इसका तो डिसाइड जो है ना हाई लेवल कमेटी हमारी पार्टी करेगी, वो तय होगा। अभी ये बहुत जल्दी है कि कौन चुनाव लड़ेगा ये कहना। भाई चारू जी पार्टी लड़ेगी कि नहीं हल्कों में क्या लड़ेगी, चर्चा है? पार्टी हल्कों में क्या चर्चा है? नहीं अभी इसका कोई चर्चा नहीं कौन चुनाव लड़ेगा। अभी तो सिर्फ गठबंधन पर चर्चा है, गठबंधन की चूंकि 3 मीटिंग हुई है, इसके बाद अब शुरू होगा। अब जो ये गठबंधन की मीटिंग हुई है, इसके बाद जो है हमारी भी कार्यकारिणी की बैठक होंगी, उस पर चर्चा होंगी, निश्चित तो जल्दी कार्यकारिणी की बैठक होंगी, उसमें कुछ चर्चा होंगी, तो तब उस पर चर्चा करेंगे हम आपसे। अभी हम बहुत तो जल्दी कितनी है सीटों कहना पर कि कुछ आइडिया, कुछ अनुमान, कितनी नहीं सीटें अभी मांग ऐसा रहे हैं? नहीं मांगना तो मांग कुछ लेते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि काफी अच्छी स्थिति में हम लोग रहेंगे। सीट शेयर में भी हमें ठीक स्थिति मिलेगी, खराब नहीं मिलेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमें ठीक सीट मिल जाएगी। अभी मैं एग्जैक्ट तो फिगर नहीं बता सकता भाई, अब अपनी पार्टी का सबका अपना दावा है, कौन कितनी सीट का दावा करेगा, लेकिन जो मिलेंगी वो ठीक मिलेगी, हमारा अभी दावा ठीक रहेगा जी। तो अगर मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो आप कितना सीट मान रहे हैं कि कितनी सीट संभावित है? नहीं अभी तो प्रपोजल जाएंगे बन के, अभी तो सीट शेयर होंगे तो हम बताएंगे इसमें। अभी जल्द ये बहुत कहना कि हम कितनी सीट मान लेंगे, अभी तो इस पर चर्चा करनी है। चर्चा को जागर कर दीजिए कि भाई क्या लोकदल अपना क्या स्टैंड ले रहा है इस विषय पर, थोड़ा सा देखो जिसमें हम मजबूत होंगे, जिसमें गठबंधन नहीं मानता गया लोकदल मजबूत होगा है, वहाँ सीट मिलेंगी जरूर हमें, और ठीक मिलेगी। मैं ये कह सकता हूँ अभी बहुत जल्दी है ये कहना कि हमें क्या सीट मिलेगी, हम क्या मांगेंगे, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, और एक हाई लेवल कमेटी होती है जो वो ही तय करेगी भाई कितनी सीट को हमें दावा करने देते हैं, कितनी सीट को मांगेंगे, लेकिन वो बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन 1 मंथ से सब कुछ फाइनल हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं जाएगा। हम भी जानते हैं कि चुनाव कभी भी क्षण, किसी भी क्षण दिसंबर से पहले भी चुनाव हो सकता है, हम भी उसी तैयारी में लगा हुआ है, गठबंधन पूरा उसी तैयारी में लगा हुआ है कि चुनाव की किसी भी दिन की घोषणा कर सकते हैं, ये सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते। उसमें निश्चित रूप से हम भी दावेदारी करेंगे, और बहुत जल्दी इसी महीने दावेदारी हो जाएगी, दिसंबर में सब कुछ बहुत लंबा समय नहीं जाता, जल्दी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठोगी, हम अपना दावा पेश कर देंगे जब तक मांग लिया जाएगा। जी 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 जी। तो हरी जोशी जी, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी सुरेंद्र शर्मा जी ने कोई पत्ते नहीं खोले कितनी सीट हम मांग सकते हैं, कितनी सीटों पर लड़ सकते हैं? अगर गठबंधन के हिसाब से अगर बात करें, जो इंडिया गठबंधन है उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, जयंत चौधरी जी और चंद्रशेखर रावण की भी भूमिका कहीं ना कहीं मानी जा रही है उस गठबंधन में। लेकिन अभी उन्होंने वह गठबंधन का अभी किसी बैठक में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है और उन्हें इन्वाइट नहीं किया गया है। मायावती जी को शायद सोचा जा रहा है कि मायावती जी आने वाले समय में गठबंधन में आ सकती हैं, सिर्फ चंद्रशेखर रावण को सकता है थोड़ा सा भी अलग रखा जा रहा हो बैठक से, जिससे मायावती जी नाराज ना हो। तो आपको क्या लगता है जयंत चौधरी जी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल कितनी सीटें मिल सकती हैं और आने वाले समय के अंदर, और इस गठबंधन में, और क्या आप उत्तर प्रदेश की किसी राजनीतिक पार्टी की भूमिका और भी कहीं देखते हैं? इसमें क्या लगता है आपको? देखिए, सुरेंद्र शर्मा जी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो बता सके कि कितनी सीटें मांग रहे हैं और कितनी सीटें मिल सकती हैं, क्योंकि ये सवाल उनसे करना बेमानी है। अभी तो इस सवाल का ठीक ठीक जवाब आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के पास भी नहीं। तो सीटें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि उनको 2 सीटें मिलती हैं या 12 सीटें मिलती हैं। और ये बात सही है कि उनका जितना हिस्सा है वो उनको जरूर मिलेगा, उसमें कोई अ, अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में, क्योंकि इंडिया जो है वो चुनाव हारने के लिए नहीं, चुनाव जीतने के लिए लड़ेगा। और इंडिया ही नहीं, एनडीए भी चुनाव जीतने के लिए लड़ेगा। तो चुनाव जो है वो कोई भी हारने के लिए नहीं लड़ता है, इसलिए जो जीत सकने वाली सीटें होंगी जिसमें आरएलडी का बहुत प्रभाव क्षेत्र है, मैंने अभी जिले भी बताए आपको, जहां इक्वेशन अच्छे बनते होंगे वहां पर उन्हें वो मिल जाएगा, आरएलडी को उसका हिस्सा मिल जाएगा।
अभी इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिर्फ आरएलडी नहीं है, इसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें सपा बहुत अच्छा कर सकती है और करती आई है, और कुछ सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के लिए बड़ी मुफीद हैं और कांग्रेस को वो सीटें की दावेदारी बनती है। जैसे अभी मेयर के चुनाव हुए थे, उसमें वो जिन जगह पर नंबर 2 थी और 2-3 हजार वोटों से उनका प्रत्याशी आ रहा है, जैसे मुरादाबाद वगैरह या संभल वगैरह की जो सीट है, और इधर की कुछ 6 सीटें ऐसी थी जिसमें वो दूसरे तीसरे नंबर पर थे, तो वोटों का मतलब अच्छा वोट प्रतिशत उनके पास था। तो ये तो शेयरिंग जो है वो बैठकर होगी, और सबको जब बैठते हैं तो सेक्रीफाइस सबको करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और वो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, और वो बार बार इस बात को जताती भी है। तो सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी नहीं है, मुद्दा ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सिनेरियो क्या बनेगा, या भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। देखिए, ऐसा है कि आप, ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया एकजुट रहा तो चुनाव जीत जाएगा और सभी सीटें उसके पास आ जाएगी, ये असंभव बात है। भारतीय जनता पार्टी कद्दावर खिलाड़ी है और उसका असर है, और उसके पास में अच्छा खासा वोट है, और वो उसके जबड़े में से भारतीय जनता पार्टी के सीट निकाल कर ला पाना उतना आसान काम नहीं होगा। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है। उनके पास में वो लगातार, अगर जाट वोटों में वो सेंध लगा लेती है किसी तरह से, तो वो उसके लिए राह बहुत सुगम हो जाएगी, फिर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं बचेगी। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जाट जो है वो अगर बीजेपी के साथ जाता है तो कुछ और जो उनका वो मामला है, वो जातियों से हटके वो हिंदुत्व वाले चुनाव पर लड़ेंगे। और आरएलडी में देखिए, आरएलडी है या सपा है, उनके साथ दिक्कत यह है कि ओबीसी का एक बड़ा वर्ग उनके साथ नहीं है। अपनी बेल्ट में जाट है, जाट आरएलडी के साथ है। जाट के साथ जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन बहुत पुराना कॉम्बिनेशन है, चौधरी चरण सिंह साहब के जमाने से वो काम करता है। कुछ सीटों पर वो अजय हैं, लेकिन कुशवाहा हैं, सैनी हैं, और इधर बुलंदशहर में लोधे हैं, इसी तरीके से कुर्मी हैं। ये सारा ओबीसी जो है वो उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी इंटैक्ट दिखाई देता है। और दलितों में भी एक ऐसा है, जैसे प्रजापति हैं, और आपका बहुत हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वाल्मीकि है। वाल्मीकि बाकी जगह पर कांग्रेस के साथ है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो वाल्मीकि है, या मतलब वो आ गया है हिंदुइज्म की मुख्य धारा में, उसने अपने को मान लिया है ना, जिसको विपक्षीगण कहते हैं कि नए नए जो हिंदू बने हैं। तो वो जो है वो भाजपा की बड़ी ताकत है। ओबीसी जो है बड़ी ताकत है। अगर ये ताकत भाजपा के पास से खिसकती है तो उनके पास फिर वही 15-16% वोट रह जाता है। उनका जो वोट है वो आता वहां से। अब देखिए, जाट जहां पर बाहुल्य में है वहां इनका दबंग है, जहां पर योद्धा किस्म के लोग हैं, दबंग हैं, और अच्छे उनकी हैसियतदार हैं, तो उनके सामने बहुत सारी अगर जातियां हैं वो कभी सिर उठाकर कालांतर में नहीं चल पाए। दलित एक समय था चौधरी चरण सिंह के जमाने में, और काफी हद तक अजीत जी ने जब सत्ता संभाली तब तक भी पोलिंग बूथ तक वो जा नहीं पाता था। सेशन के बाद वो चुनाव आयुक्त बनने के बाद निकलना शुरू हुआ। तो ये जो है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं ये जातियां, और अगर ये जातियां उनके साथ हैं तो मुकाबला निश्चित तौर पर हर सीट पर कड़ा होगा। लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जहां वो 2-4%, 2%, 1% पर आरएलडी या इंडिया कॉम्बिनेशन कहिए, इंडिया का अलायंस कहिए, वो वहां पर भारी बैठता है।
तो 2024 में उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से आज भी बड़ा प्लेयर जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इंडिया उसको हर जगह कड़ी चुनौती देगा। और वो कितनी सीटें उनकी घटा पाता है 2019 वाली, और आगे मतलब कोई ऐसा मामला आ गया जिससे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति और बहुत सारे लोगों की हो गई, तो वो फिर बहुत कहा नहीं जा सकता उस स्थिति में। लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटेंगी और इंडिया की सीटें उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगी। ये अभी मेरा अपना आकलन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो उम्मीद है वो इस वक्त गुजरात और उत्तर प्रदेश से है। जो बड़ी उम्मीद है वो गुजरात और उत्तर प्रदेश से है। महाराष्ट्र में वो अपना पूरा दमखम लगाए हुए है, क्योंकि महाराष्ट्र की 48 सीटें हैं, उसका बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को अगर मिल जाता है तो वो फिर केंद्रीय सत्ता में आने के लिए स्थिति वो बना सकते हैं। बाकी राज्यों में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, एक तरफा तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। और कांग्रेस वहां पर प्लस है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का काम है, वहां पर अभी राहुल गांधी की भीड़ देखी तो उस रैली को, सैलाब को देखकर आप समझ सकते हैं। बहुत सारी जगह आप देखते हैं अमित शाह की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, उसको भी देखकर आपको समझ में आता है। और राजस्थान में अशोक गहलोत ने, इन्होंने 200 रुपए अब करे हैं, उन्होंने बीपीएल के लिए 500 रुपए का सिलेंडर पहले ही कर दिया था। और बहुत सी जो जन कल्याण की योजनाएं, खासतौर से उनकी जो स्वास्थ्य की योजना है, वो राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है जन कल्याण की, उसका लाभ उन्हें मिलेगा। तो अभी क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो बैटल है वो करो या मरो वाली स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए भी। देखना ये होगा कि अभी 24 तक आते आते स्थितियां क्या बनती हैं और ऊंट किस करवट बैठता है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बहुत सारे अभी चुनौतियां और मुद्दे भी हैं, अभी राजनीति में बड़ा लंबा समय है, और कौन सा मुद्दा कब कौन सा हावी हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, और राजनीति को पलट देता है। जैसे 2019 में पुलवामा की घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें हमारे 40 जवान सैनिक शहीद हो गए थे, और उसके बाद एक राष्ट्रवाद की एक देश के अंदर एक भावना पैदा हुई, और उसने राजनीतिक रूप से काफ़ी सारी परिस्थितियां चेंज की। ऐसी 2014 की भी जैसे आपने बात की, उससे पहले अन्ना आंदोलन था, रामदेव आंदोलन था, तो उसने बड़ी भूमिका निभाई थी सत्ता परिवर्तन में। ऐसे आने वाले समय में कौन से मुद्दे कब क्या हावी हो जाए, किस तरह सामने आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं अंतिम में संक्षेप में टिप्पणी और चाहूंगा आप दोनों से कि सुरेंद्र शर्मा जी, आप ऐसा कौन सा मुद्दा मानते हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और वह बड़ी भूमिका निभा सकता है? कौन सा मुद्दा आपको लगता है? किसान आंदोलन है, महंगाई है, बेरोजगारी है, या और कोई ऐसा मुद्दा जो आपकी नजर में ऐसा लगता हो कि ये बड़ी भूमिका में मुद्दा है? क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, मैं बताना चाहता हूँ कि ये क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। महत्वपूर्ण भूमिका है किसानों की रहेगी। किसानों से जुड़ी, खेती बाड़ी से जुड़े हुए, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो, मैं कह रहा हूँ कम से कम 65% जनता अभी भी खेती के आसपास ही है इस क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। तो महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ किसानों का होगा। अब आप समझे कि इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने का भी बड़ा वायदा किया था, 22 भी खत्म हो गया, उसमें कुछ हुआ तो है नहीं। दूसरी बात, किसानों का जो अभी पिछले चुनाव में कि वो जो आवारा पशुओं का मुद्दा जो उठा था किसानों के ऊपर, जो बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ, उसमें इन्होंने कोई, प्रधानमंत्री ने कहा तो मैं इसका जल्दी समाधान करूंगा, लखीमपुर खीरी की तरफ भाषण देते उन्होंने इस तरह का भाषण दिया था उस साइड में कि मैं जल्दी किसानों की समस्या का समाधान करूंगा, उठाया था मुद्दा, वो मुद्दा भी फिर वैसा का वैसा ही है। आज स्थिति है कि किसान तो परेशान है ही, और नौजवान ठगा हुआ महसूस करता है। बेरोजगारी का आलम बहुत ज्यादा है। अब नौकरी किसी के नाम पर नहीं है, नौकरी कहीं हो नहीं रही है, ना किसी नौजवान को कुछ मिल रहा है। तीसरा मुद्दा, महंगाई अपने आप चरम सीमा पे है। कोई उठा के देख महंगाई कितने रेटों से बढ़ती है, और ये ऐसे मुद्दे होंगे, महंगाई है, बेरोजगारी है, और दूसरे मुद्दे कई हैं, जैसे बेटियों वाला मुद्दा है, ये भी बड़ा अच्छी तरह से गरमाया जाएगा। बेटियों वाला मुद्दा जो आज तक भी उनका एमपी जो है, जो है आज तक भी बाहर ही फिर रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी है। कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो ये मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कोई भी देखो, महंगाई किसी भी राज्य का निश्चित रूप से जो है वो है। और चौथा नंबर है, भ्रष्टाचार भी कम नहीं है इस समय। आप समझिए
शुरू हुई है, ये काफी महत्वपूर्ण है कि मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। महत्व किसान के आसपास के मुद्दे सारे महत्वपूर्ण होंगे भाई साहब। किसानों की समस्या आज भी व्यक्तिगत तक है, भुगतान गन्ने मूल्य का हुआ नहीं है। पिछले साल भी मैंने कहा था, आपको अगर याद हो, कि मैंने ये वादा कर बताया था कि गन्ना मंत्री ही अपनी विधानसभा चुनाव, गन्ना मंत्री अपनी सीट हारने जा रहे हैं, तो वो कह रहे गन्ना मूल्य का भुगतान कितना करना है, उनका हो सकता है, उनका हो गया भुगतान, लेकिन गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं। ये बात मैंने कभी भी कही थी, गन्ना मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ गन्ना मूल्य का भुगतान भी नहीं होना, ये बड़ी मुद्दा बनेगा आने वाले समय में। जी जी। तो हरीश जी, आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो पूरा एक बड़ा रोल बना अपना अदा कर सकता है चुनाव के अंदर? ऐसा कौन सा मुद्दा आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, या विपक्ष के लिए भी कोई ऐसा मुद्दा संजीवनी दे सकता है? आपको क्या लगता है, आपको कौन सा ऐसा मुद्दा है? देखिए, ये बात सही है कि आम जनजीवन जो है वो बहुत प्रभावित है, लेकिन जहाँ तक आज की स्थिति है राजनीतिक, उसमें मेरा मानना ये है कि जो इधर के भक्त हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो वहाँ पर अडिग हैं, वो वहाँ से नहीं हिल रहे हैं। जो इंडिया के भक्त हैं, कांग्रेस के भक्त हैं, सपा के भक्त हैं, वो वहाँ से नहीं हिल रहे हैं, आरएलडी के भक्त हैं, वो वहाँ से नहीं हिल रहे हैं। लेकिन बीच में एक 9 से 10% का ऐसा चंक होता है जो इधर से उधर और उधर से इधर जाता है। तो ये 9 से 10% वोट डिसाइडिंग होते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और इसमें जहाँ पर बहुत सारी प्रशासनिक ताकतें हों, चुनाव आयोग का देखा आपने, उसमें से जिस तरीके से सीजेआई को उन्होंने बाहर किया है, और चुनाव आयोग मतलब एक तरीके से कोई निष्पक्ष संस्था ही नहीं रह गई, ऑटोनोमस बॉडी उसे नहीं कह सकते। तो वो सारी चीज़ें उनके फेवर में जाती हैं। ईवीएम का कोई जिक्र करो ना करो, वो मतलब मायने नहीं रखता, लेकिन जो लोग चुनाव को कवर करते रहे, जिन्होंने 5-7-10 चुनाव अपने जीवन में किए हैं, वो किसी भी हों, किसी के भी हों, वो जानते हैं कि सत्ता पक्ष का जो एक असर होता है, जो सत्ता पक्ष की जो जो लोकल मशीनरी होती है, प्रशासन होता है, पुलिस होती है, और वो उसके लिए बहुत हद तक अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम होता है, उसका भी एक फर्क पड़ता है। तो अभी बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है, और कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2019 में जो स्थिति थी, उससे भारतीय जनता पार्टी 2024 में उसका ग्राफ नीचे आएगा, और काफी नीचे आएगा। जी 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 जी। इसका चुनौती दोनों तरफ है, विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के, दोनों के लिए चुनौती है कि सत्ता पक्ष हम चुनौती है कि अपनी सीटें कैसे बरकरार रखे या उसे और बढ़ाए, क्योंकि यूपी भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण राज्य है। तो इतनी लोकसभा सीटें हैं, 80 लोकसभा सीटें, और वह सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। और 2014-2019 के चुनाव में उन्हें बड़ी सफलता यहाँ से मिली है, और सरकार बनाने में बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की रही है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लामबंद हो रहा है, उसने उनकी चुनौतियां बढ़ा दी हैं, और जयंत चौधरी की खासतौर से भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति के दृष्टिकोण से। और राजनीति विषय पर हमारे जो अतिथि थे, संजय शर्मा जी, लोकदल के प्रवक्ता हैं, और हरिशंकर जोशी जी, और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़े विस्तार से इस विषय को पूरा विश्लेषण किया और बताया कि इसमें क्या संभावनाएं हैं बीजेपी के लिए इस संदर्भ में और विपक्ष की राजनीति के संदर्भ में। और मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी, और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम भी देते हैं। मैं हरिशंकर जोशी जी का, सुंदर शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे विषय का बड़ा सारगर्भित विश्लेषण किया है। मैं पुनः उनका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही अपने सभी दर्शकों से भी मैं आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।